नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बेहद बड़ा दिन है, भारत के लिए फख्र का दिन है, गर्व का दिन है। पूरी दुनिया के नेता दिल्ली में मौजूद हैं। डिनर शुरू हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, स्वस्थ होंगे और सेहतमंद होंगे। आइए शुरुआत करने जा रहे हैं उस खबर के साथ जिससे आपको फख्र होगा, गौरव होगा, यह एहसास होगा कि भारत आज दुनिया के नेता को न सिर्फ बुला रहा है बल्कि शाही डिनर दिया गया है। ये सारे नेताओं को शाही डिनर, शुरुआत हो चुकी है। 7 बजे का वक्त था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यह है भारत मंडपम। इस जगह पर डिनर दिया जा रहा है जो पूरी तरह से रोशनी में नहाया है, पूरी तरह से तैयार है वेलकम के लिए। तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं यहां कौन कौन डिनर के लिए पहुंचे हैं। अगली तस्वीर दिखाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति ने यह डिनर दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी के लिए पहुंचे। दुनिया के जितने नेता हैं 170 लोगों को डिनर पर बुलाया गया है। अगली तस्वीर, कौन कौन पहुंच गया है यह आप देख रहे हैं। जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन डिनर के लिए पहुंच गए हैं। द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का स्वागत किया है। काफी देर तक बात की है। बैकड्रॉप में जो आप देख रहे हैं पीछे, यह नालंदा यूनिवर्सिटी की तस्वीर है। नालंदा जो भारत में शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए, दर्शन के लिए जाना जाता है। बहुत से छात्र जो यहां से निकले, बहुत से वो छात्र जिन्होंने विज्ञान में बड़ी उपलब्धि पाई, उसके लिए बड़ा नाम है नालंदा का। इसलिए नालंदा बैकड्रॉप में, और बाइडेन को बताया भी नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पीएम मोदी ने। अगले नेता जो डिनर के लिए आ चुके, ब्रिटेन के पीएम, फुल स्क्रीन लीजिए तस्वीर, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी पहुंच चुके हैं डिनर के लिए। अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। उनकी पत्नी भारतीय मूल की है, नारायण मूर्ति की सुपुत्री है। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। अगले नेता ये आपको दिखाने जा रहा हूं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी डिनर के लिए पहुंच गए हैं। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं कल नहीं आ पाए थे, आज ही आए हैं और डिनर के लिए भारत मंडपम में पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। अगले नेता देखिए जरा, दुनिया के अगले नेता कौन से हैं अब आप देख रहे हैं। ये फूमियो किशिदा है, जापान के पीएम फूमियो किशिदा भी आए, पत्नी के साथ आए हैं, वो भी डिनर के लिए पहुंच चुके हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, कौन सा नेता नहीं आया है बस ये आप सोचिए। दुनिया के बड़े बड़े नेता पहुंच चुके हैं और भारतीय व्यंजन, भारतीय खाने जो हम आप खाते हैं वो खाने का आज स्वाद लेने वाले हैं। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव को आप इस वक्त देख रहे हैं। पुतिन नहीं आए, उन्होंने विदेश मंत्री को भेजा है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, बांग्लादेश की पीएम आप देख रहे हैं शेख हसीना पहुंची हैं, उनका भी वेलकम किया गया। शी जिनपिंग नहीं आए हैं। जिनपिंग ने किसे भेजा, अगली तस्वीर दिखाई, शी जिनपिंग ने वहां के जो प्रधानमंत्री हैं चीन के, उन्हें भेजा है, ली कियांग को। तो चीनी प्रधानमंत्री आए हैं, उनका भी वेलकम किया गया है। तो अंदर दस्तरख्वान बिछ चुका है। मेहमान नवाजी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार हैं। और आपको बताऊं, आज ये सारे विदेशी भारतीय खाने का स्वाद और मजा लेने वाले हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया का सबसे बड़ा डिनर हो रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू और मोदी मेजबान हैं और दुनिया के बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर इसमें मेहमान हैं। इस डिनर पार्टी में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आए, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक आए, मैक्रो और मेलोनी जैसे बड़े बड़े नेता आए हैं। भारत मंडपम में ग्लोबल मंथन के बाद अब खाने का स्टॉल सजा है। गोलगप्पे से लेकर मसालेदार चटनी के साथ अब चर्चा हो रही है। मतलब भारत के स्वाद के साथ हो रहा है ग्लोबल संवाद। अब आइए आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर क्या क्या खाने में बना है। ये जितने नेता पहुंचे हैं, इन्हें क्या क्या खाने में परोसा जाने वाला है वो आपको बताने जा रहा हूं। इनके लिए खास डिश, दुनिया का कोई शहर बचेगा नहीं। ये देख रहे हैं आप, ये है तैयारी। जो जो नेता पहुंच चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के पीएम को आप देख रहे हैं एंथनी एल्बनीज, ऋषि सुनक आप आगे देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के आगे आप देख रहे हैं जापान के पीएम फूमियो किशिदा, जो बाइडेन के हाथ में भी प्लेट है, और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी
खाने का मजा ले रहे हैं। ये सारे राष्ट्राध्यक्ष पहुंच चुके हैं अंदर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं खाने में क्या बना है। खाने में वो चीजें हैं जो किसी के भी मुंह में पानी ला दे। देसी पकवान देखिए क्या है। बिहार के जो लोग हैं और बिहार के नहीं है वो भी जानते हैं, बिहार की लिट्टी चोखा भी है खाने में, राजस्थान का दाल बाटी चूरमा भी है, बंगाल के रसगुल्ले भी बने हैं, ममता बनर्जी भी आई हैं वैसे, पंजाब का दाल तड़का भी है, और दक्षिण भारत का उत्पम, इडली और मसाला डोसा है। एक बात आप याद रखिए कि सारे राज्यों की स्पेशलिटी जो है, जो खासियत है, वो सब इसमें शामिल की गई है, जिससे हम दिखा सके कि हिंदुस्तान की विविधता क्या है। जम्मू कश्मीर से लेकर आप केरल तक चले जाइए, इधर नॉर्थ ईस्ट से आप गुजरात तक चले जाइए, अलग अलग राज्य, अलग अलग खाना, वो सब दिया गया। कर्नाटक का मैसूर का मसाला डोसा भी है, मालाबार का पराठा और वथक्कल भी है। यह है हर राज्य का खाना। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में स्ट्रीट फूड मशहूर है, वैसे विदेशों में भी स्ट्रीट फूड का बहुत चलन बढ़ गया है। स्ट्रीट फूड में क्या क्या है? चांदनी चौक से मुंबई चौपाटी तक का खाना है। इसमें दही भल्ला, समोसा, आलू टिक्की है जो उत्तर भारत में अच्छे खासे तरीके से खाई जाती है, भेलपूड़ी, गोलगप्पे और पापड़ी चाट है, दही पूड़ी, सेव पूरी और मिर्ची वड़ा भी है, वड़ा पाव मुंबई वाला, बीकानेरी दाल पराठा भी है, लीलवा कचौड़ी है, जोधपुरी कचौड़ी भी है। और अब देखिए सैलेड में क्या क्या है। देसी हरा भरा सलाद है, चना सुंदल है, और पास्ता और ग्रिल्ड वेजिटेबल सलाद भी है। साथ ही साथ अब आ जाइए मेन कोर्स की बात करते हैं कि खाना क्या खाना है। ये सब तो अभी सलाद और स्टार्टर हो गया। खाना है दाल सब्जी में काजू, मटर, मखाना, सब्ज कोरमा है, और पनीर लबाबदार है, पनीर तिल वाला है, ज्यादा ज्वार दाल तड़का है। इसके अलावा फॉरेस्ट मशरूम है, कटहल, गैलेट और कुरकुरी भिंडी भी है। ये वो वाले व्यंजन है जो अमूमन सभी ने चखे होंगे, खाए होंगे। तंदूर आलू है, केरल के लाल चावल हैं और वनम है। इसके अलावा प्याज जीरा का पुलाव है, जाफरानी गुच्ची पुलाव भी है खाने में, और खीरे का रायता है, सादा दही है, इमली की चटनी है। यानी ऐसे ऐसे खाने हैं जो विदेशी मेहमानों ने शायद ही पहले खाए हों। रोटी पराठे में क्या है? तंदूरी रोटी है, बटर नान, कुलचा है खाने में, मक्के की रोटी है, लच्छा पराठा है खाने में। अब देखिए प्रधानमंत्री एक चीज को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, वो है मोटा अनाज। अब मोटे अनाज में क्या है? देखिए मोटे अनाज को प्रधानमंत्री इसलिए प्रमोट कर रहे हैं, भारत में मोटा अनाज होता है, इसका एक्सपोर्ट बढ़े। अब हर चीज से पीछे मकसद हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग और किसान हैं। ज्वार का सूप है मोटे अनाज में, और कुट्टू के नूडल्स हैं। इसके अलावा रागी के डिम सम है, ये मोटे अनाज में है। दही चटनी पर बाजरे की पत्ती भी है। अब स्वीट डिश, खाना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, इसके लिए जलेबी है, मलाई घेवर है, पिस्ता कुल्फी भी है। ये सारे इंतजाम है। अंगूरी रसमलाई है, केसर पिस्ता रसमलाई भी है खाने में, गाजर का हलवा है और अंजीर का हलवा है विदेशी मेहमानों के लिए। मोतीचूर के लड्डू, जोधपुरी मावा कचौड़ी है। यानी एक स्टॉल से शुरू करेंगे तो दूसरे स्टॉल तक पहुंचने से पहले ही पेट भर जाएगा। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है, मलाई कुल्फी है, श्रीखंड है। ये सारे पकवान हैं। इसमें मिश्री मावा, खीर, पुडिंग, मेवे की मिठाई। मुझे लगता नहीं है मेन्यू का कोई और विकल्प बचा है। इतने पकवान हैं, इतने पकवान हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सुबह से लेकर शाम तक भी खाएंगे तब भी खत्म नहीं होने वाले हैं। अब जरा सुनिए, अमेरिकी प्रवक्ता है, उनका नाम है मार्गरेट मैक्लियोड, जिनसे हमारी सहयोगी सुचारिता ने बात की कि भारतीय खाना विदेशियों को और खासतौर से बाइडेन साहब को बहुत पसंद है, अमेरिकन को बहुत पसंद है। वो क्या कहनी है, सुनिए। हिंदुस्तानी खाना बहुत एंजॉय कर रही हूँ, और यहाँ के मेरे सहेली दोस्त और सहयोगी को मिलने बहुत पसंद करती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत से लोग आए हुए हैं अलग अलग देशों से। आपको लग रहा है वो भी इंडियन फूड उतना ही उनको मज़ा आ रहा है खाने में? जी, सब लोग अपना टेस्ट है, लेकिन मेरा ख्याल में काफ़ी बातचीत हो रही है इस शानदार मेज़बानी के बारे में।
आपने सुन लिया, ये अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता को आप सुन रहे थे। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं जो आयोजन समिति के सदस्य हैं, खाने का इंतजाम करना और सारे ऑर्गेनाइज करने में लगे हुए मुकेश परदेसी, उन्हें सुनिए जरा। राष्ट्रपति जी का वो रात्रि भोज है, उसमें सारे शिखर नेता होंगे, उनके स्पाउसेज होंगे और उनके सीनियर मिनिस्टर या और एक दो हाई रैंकिंग ऑफिशियल होंगे। फिर हमारे साइड से जो G20 सेक्रेटेरिएट से जुड़े हुए हैं विदेश मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर, शेरपा और हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, तो इस तरह से डिनर की व्यवस्था है। और ये एक तरह से इतने देश के लोग आ रहे हैं तो उनके भी स्वाद का ख्याल रखा जाएगा उस दिन। हाँ, हम जब मेनू बनाते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखते हैं कि उनको भी पसंद हो, उनके स्वास्थ्य, उनके टेस्ट, उनका हेल्थ, हाइजीन, ये सब का ध्यान रखा जाए। क्योंकि अगर किसी को कोई एलर्जी है या कोई पर्टिकुलर फूड या एलिमेंट अवॉइड करते हैं तो हमारे जो प्रोटोकॉल या जो टीम है वो होटल के साथ बात करके वो उसको उस तरह के आइटम्स को हटा देती है। अब आपको एक और बड़ी बात बताने जा रहे हैं। भारत मेहमान नवाजी में कितना आगे है, हिंदुस्तान के आगे कोई नहीं है। तैयारी करते हैं तो ऐसी करते हैं कि दुनिया याद रखे। ये है बर्तन, ये बर्तन है जो टेबल पर लगाए गए हैं जिसमें खाना खाना है। चांदी के बर्तन हैं, खास बनवाए गए, तैयार करवाए गए, महीनों पहले ऑर्डर दिया गया था। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये चांदी के बर्तन है जिसमें खाना परोसा जाना है दुनिया के आए मेहमानों को। अगली तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, खास तैयार किए गए हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा। चांदी के अलावा ये कुछ और बर्तन है, ये सोने के बर्तन है। सोने और चांदी के बर्तन में खाना परोसा जाएगा इन मेहमानों को। ऐसे बर्तनों में कभी खाना नहीं खाया होगा इन्होंने। अब आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बर्तन कहां से बनवाए गए सोने चांदी के, कब ऑर्डर दिया गया, किसने ऑर्डर दिया गया, कब तैयार किए गए, क्योंकि खास मेहमान आ रहे थे। और इससे भारत की साख, भारत का दम, भारत के अंदर क्या जज्बा है, क्या कर सकता है। आपके घर में मेहमान आते हैं तो जो सबसे शानदार बर्तन है उनमें ही खाना दिया जाता है, इसलिए खास तैयारी की गई। मेहमानों के खाने के लिए यह खास बर्तन बनवाए गए कि बाइडेन एंड टीम आ रही है तो बर्तन अच्छे हों। उन्होंने सोने चांदी के बर्तनों में खाना परोसा जा रहा है। इन बर्तनों में सोने की प्लेट, कटोरी और चम्मच है, तो चांदी की ट्रे, गिलास, जग और चमचमाती थाली भी है। इसके लिए बाकायदा जयपुर में एक कंपनी को ऑर्डर दिया गया था और G20 के मेहमान जयपुर के बने बर्तनों में आज खाना खा रहे हैं। जयपुर में से 15,000 सोने चांदी के बर्तन पिछले हफ्ते ही मंगवा लिए गए थे दिल्ली। इन बर्तनों को 200 कारीगरों ने 50,000 घंटे में तैयार किया है। सोने चांदी के बर्तन में खाना परोसने की खास वजह है भारत की चमकदार संस्कृति और विरासत दिखाना भी है। जो पुराने घर हैं उनमें आज भी चलन है इस तरह के बर्तनों में खाना। हमारे यहां तांबे के बर्तनों में खाने का भी चलन है। भारत में पहले राजा महाराजाओं के लिए खास थाली हुआ करती थी, उन्हें भी सोने चांदी के बर्तनों में खाना परोसा जाता था। इसी तरह बाइडेन, सुनक जैसे नेताओं को भी खाना परोसा जा रहा है इन बर्तनों में। और आपको बताऊं, सोने चांदी के बर्तनों में खाना ज्यादा देर तक ताजा रहता है, मतलब इन बर्तनों में भारतीय भोजन का स्वाद और ज्यादा बढ़ जाएगा। हालत ये होगी इन नेताओं की जो विदेश से आए हैं भारतीय खाना खाकर कि उंगलियां चाटने लगेंगे खाना खाकर। सुनिए जरा, ये बर्तन कहां से बनवाए गए। जयपुर में जिस जगह पर हमारे सहयोगी अमरदीप उस जगह पर गए जहां ये बर्तन बनाए गए, जिन कारीगरों ने बनवाए उनसे बात की, सुनिए। दुनिया भर की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं क्योंकि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। रिपब्लिक भारत ऐसा पहला चैनल है जो आपको उस जगह लेकर के आया है जहां पर तमाम दुनिया के शक्तिशाली लोग जिस टेबल पर बैठ कर खाना खाएंगे उनके लिए जो कटलरी सेट है, जिस थाली सेट है, उसको तैयार किया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं उस फैक्ट्री से जहां पर हजारों की तादाद में, करीब 20 से 22 हजारों की तादाद में ये कटलरी सेट, चम्मच, फोक और थाली, कटोरी जो है वो बनाई जा रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कटोरी जो है ये
सिल्वर कटोरी है लेकिन इसमें गोल्ड जो है गोल्ड लुक दिया गया है। इस गोल्ड लुक को किस तरीके से फाइनल टच दिया जा रहा है, एक एक चीज को बारीकी से जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है। यहाँ पे आप पॉलिशिंग होते हुए उन कटोरियों को देखेंगे जिनको अंतिम टच दिया जा रहा है। ये वो कटोरी है, आपको दिखाऊंगा, जिस पर ये डिजाइन जो है वो बहुत अच्छी सी बनाई गई है और ये सिल्वर की कटोरी है। सिल्वर की कटोरी के साथ में ये छोटी सी प्लेट आप यहाँ देखेंगे जो कि चटनी वगैरह के लिए सर्व करने के लिए होती है। तो ये वो बर्तन तैयार हो रहे हैं जो आज भारत मंडपम में लगे हैं, जिसमें बाइडेन, सुनक और सऊदी के प्रिंस बिन सलमान खाना खाने वाले। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि खाना खिलाकर क्या होगा, तो बड़ी बात ये, बहुत से काम खाना खिलवा कर ही हो जाता है और इसको कहते हैं डिनर डिप्लोमेसी। ये नाम आपने सुना होगा, डिनर डिप्लोमेसी। दिल्ली में दुनिया का सबसे ताकतवर डिनर हो रहा है, यह कहा जाए तो बिल्कुल ठीक है। अब ये होगा क्या, बड़ी बात ये, जो खाना खा रहे हैं सोने चांदी के बर्तन में, इससे क्या होगा। भारत के G20 गाला डिनर पर दुनिया भर की नजर है। गाला डिनर, बड़े आयोजन में होने वाला जो रात्रि भोजन है, इसे कहते हैं गाला डिनर। विदेशी मेहमानों के स्वागत में मेजबान देश इसमें डिनर रखता है, यानी विदेशी मेहमान आए तो भारत मेजबान है, भारत ने डिनर रखा। गाला डिनर एक आम डिनर पार्टी भर नहीं होती है। डिनर के जरिए देश अपनी संस्कृति, अपनी विविधता दिखाता है। देश का राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, वही खाने का मेन्यू तय करता है कि खाने में क्या क्या बनेगा। वैसे G20 की डिनर पार्टी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दी है, लेकिन खबर है कि डिनर में खाने की लिस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय की और इसमें देसी पकवान और स्ट्रीट फूड को ज्यादा महत्व दिया जाता है। डिनर में भारत के 400 से ज्यादा पकवान शामिल किए गए हैं। आपको बताऊं, सभी व्यंजन शाकाहारी हैं, शुद्ध वेजिटेरियन। साथ ही मोटे अनाज को भी शामिल किया गया है। बड़ी मीटिंग के बाद डिनर टेबल पर वर्ल्ड लीडर बैठते हैं, उनके बीच अनौपचारिक चर्चा यानी हंसी मजाक होता है। खाने की टेबल में कई बार बड़े बड़े मुद्दों पर सहज चर्चा हो जाती है, क्योंकि नेता जब ऑफिशियली मिलते हैं तो पहले से तैयार होता है बातचीत क्या करेंगे, लेकिन डिनर पर जब मिलते हैं तो हो सकता है बहुत कुछ और सोचते हो। डिनर पे खाने की टेबल पर मिलते हैं तो बहुत से वो मुद्दे जो जटिल हैं वो भी सुलझ जाते हैं। लजीज स्वाद खाने का होता है, खुशनुमा माहौल होता है, आसानी से सहमति बन जाती है। गोलगप्पे और चाट के साथ गंभीर मसले पर मजेदार बात हो सकती है। मोदी जापान के प्रधानमंत्री को इससे पहले भी आपको याद होगा गोलगप्पे खिला चुके हैं, ये तस्वीर वही है। अमेरिका के अरबपति बिल गेट्स को प्रधानमंत्री मोदी ने डोसा बनाने पर उनकी तारीफ की थी। मतलब मोदी की दुनिया भर के नेताओं के साथ पहले ही बहुत अच्छी केमिस्ट्री है और इस तरह के डिनर से वर्ल्ड लीडर के बीच वो और खास हो गए। इस तरह के डिनर की तैयारी बहुत पहले ही हो जाती है। प्रोटोकॉल के तहत मंत्री और अधिकारी देखरेख में लगे रहते हैं, तय ये करते हैं कि किसी विदेशी मेहमान को कोई खास परेशानी ना हो, डिनर के दौरान खुशनुमा माहौल बना रहे और इसका जिम्मा खाने के साथ साथ नृत्य, संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, जिससे भारत की पहचान और संस्कृति से भी तारुफ कराया जा सके। अब जरा सुनिए, ये जो डिनर कराया जा रहा है, इस डिनर डिप्लोमेसी से होगा क्या। पूर्व राजनयिक हैं अचल मल्होत्रा साहब और डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी, दोनों को सुनिए। पाकिस्तान का नाम लिए हुए पाकिस्तान के ऊपर तंज कसा गया है। इसी तरह से ये कहना कि जो इन्हें आतंकवादियों को हम यूएन की लिस्टिंग में करते हैं और उस पर कोई कंट्री को, किसी को रोड़ा नहीं अटकाना चाहिए, तो ये भी एक तरीके से चाइना को ही एड्रेस किया गया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे यूएन की प्रोसीडिंग्स में जिसे हम टेररिस्ट घोषित कराना चाहते हैं तो टेक्निकल रीजन से चाइना उस पर अड़ंगे लगाता रहा है। तो ये कुल मिला के ये बहुत ही सकारात्मक अप्रोच है और बहुत बड़ा कंसेंसस एक बहुत बड़े मुद्दे पे ये ग्लोबल मुद्दा बन चुका है कि जो मीटिंग्स में, डिनर में, मीटिंग्स में, कॉकटेल्स में जब बात होती है, आदमी खुल के बात करता है, आदमी अपने सीरियसली बात करता है और उसके अंदर कोई ऐसी उसके गार्ड्स अप नहीं होते। क्लाइमेटोलॉजी की बात आएगी, क्लाइमेटोलॉजी में या क्लाइमेट फाइट के अंदर बात आएगी कि आप क्या
कैसे कंपनसेशन करेंगे, फाइनेंसेस कौन करेगा, कई अड़चने जो बात होती हैं वो डिनर डिप्लोमेसी में बिल्कुल सॉल्व हो जाती हैं। डिफेंस डील की बात होगी, जब जो हम फ्रांस से इंजन की बात होगी, तो इंजन का क्या R&D में वो कितना देगा कितना नहीं देगा, एक बार डिनर पे जब बात हो जाती है उसके बाद कोई पीछे नहीं देखता। तो डिनर शुरू हो चुका है, पकवान सज चुका है, खाने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन खाना किसने बनाया है, वो कौन शेफ है जिन्होंने खाना बनाया है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए जरा खाना बनाने वाले शेफ कौन से हैं, ग्राफिक्स प्ले कीजिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं, ये वो शेफ हैं जिन्होंने खाना बनाया है। इन सब के नाम भी आगे लिखे हैं। अजय चोपड़ा उधर कॉर्नर में आप देख रहे हैं, उनके बगल में कुणाल कपूर है और अनाहिता ढोडी हैं। ये हैं जिन्होंने डिनर तैयार किया है विदेशी मेहमानों के लिए। सबसे पहले कुणाल कपूर के बारे में बताऊं, राष्ट्राध्यक्षों की पत्नियों के लिए खाना बना रहे हैं कुणाल कपूर। ये हैं कुणाल कपूर साहब, और कुणाल कपूर मशहूर भारतीय शेफ हैं, मास्टर शेफ इंडिया में मेजबानी कर चुके हैं और मास्टर शेफ इंडिया में मशहूर जज भी रहे हैं। खाना बनाने के साथ साथ पकाने की भी क्लास देंगे ये जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी पत्नियों को। अगला नाम है अनाहिता। अनाहिता ढोडी जो है खाना बनाने वाली 3 सदस्यीय टीम का हिस्सा है ये, और अनाहिता ढोडी दिल्ली के एक प्रसिद्ध शेफ भी हैं। आपको बताऊं, पारसी व्यंजन की विशेषज्ञ भी माना जाता है अनाहिता को। विश्व स्तर पर पारसी व्यंजनों को लोकप्रिय बना रही है अनाहिता। 3 सदस्यीय शेफ टीम का हिस्सा है अजय चोपड़ा। अजय चोपड़ा भी इस टीम में शामिल हैं, भारतीय प्रसिद्ध शेफ और रेस्टोरेंट सलाहकार हैं। साथ ही साथ भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों के विशेषज्ञ भी हैं। ये मास्टर शेफ इंडिया सीजन 1 और 2 के होस्ट रह चुके हैं। 700 शेफ विदेशी मेहमानों का खाना बना रहे हैं और 400 से ज्यादा व्यंजन मेहमानों को परोसे जाएंगे इस दौरान। भारतीय व्यंजन के साथ ही विदेशी व्यंजन भी इसमें शामिल किए गए हैं। किचन में मेहमानों की पसंद का खाना भी बनेगा। भारत मंडपम में लाइव किचन भी बनाया गया, यानी उस दौरान भी वहां खाना बनता रहेगा और ये सारे शेफ होंगे वहां। दरअसल इस पूरी टीम में जो इतना खाना मैंने शुरू में आपको बताया, लंबा चौड़ा मेन्यू है, इसे 1 2 3 आदमी नहीं बना सकते। 700 शेफ की टीम है, उनमें से एक सदस्य है, उनसे बात की हमारी सहयोगी अनामिका ने, जरा सुनिए। 120 शेफ्स की टीम है, तो हम लोग डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने डिशेस के बारे में, क्यों न्यू डिशेस इंट्रोड्यूस करना है या हमें कुछ क्रिएटिव करना है, तो हम डिस्कस करते हैं। उसके फूड ट्रायल्स करते हैं। वो फूड ट्रायल्स हम जो करते हैं ताकि हमारी डिश बिल्कुल परफेक्ट हो, जो हम सर्व कर रहे हो बिल्कुल परफेक्शन के साथ जाए। तो अभी ये ट्रायल चल ही रहा है या सब कुछ डिसाइड हो चुका है, मेन्यू डिसाइड लगभग हो चुका है? हाँ, मेन्यू ऑलमोस्ट डिसाइड हो गया है और ये तैयारियां आज से नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हमारे पूरी 120 लोगों की शेफ की टीम इसमें लगी हुई, ताकि जिस दिन हमारे विदेशी मेहमान आएंगे उस दिन किसी तरह की कोई गलती की गुंजाइश ना हो। तो जैसे जैसे जहाँ पर रिक्वायरमेंट्स आएंगी हम लोग उसी तरह से काम करेंगे। जैसे कि विदेशी मेहमानों का फ्लेवर्स और उनकी लाइकिंग्स को ध्यान में रखते हुए और हमें उनको अपना इंडियन खाना भी खिलाना है, तो हमने उनका खाना और अपना खाना दोनों के फ्लेवर्स को मर्ज कर दिया। खाया, जैसे कहते हैं कि पहले आंखों से खाने को देखा जाता है और बाद में वो खाया जाता है, तो जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो नजर आना चाहिए प्रेजेंटेशन में। बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, पहले आंखों से खाने को देखा जाता है, यानी खाना दिखने में भी खूबसूरत दिखे, प्रेजेंटेशन अच्छा हो, उस पर कोशिश की गई है। लेकिन सिर्फ राष्ट्राध्यक्ष या दुनिया के नेता नहीं आ रहे डिनर में, हमारे देश के मुख्यमंत्रियों को भी न्योता दिया गया है। ये आप देख रहे हैं नीतीश कुमार भी पहुंचे हैं। ये उनकी गाड़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार डिनर के लिए आए हैं बिहार से, इस डिनर में शामिल होने के लिए पहुंचे। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी दिल्ली पहुंचे इसी डिनर में शामिल होने के लिए। तो अब आपको बताता हूं कौन कौन से मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कौन कौन जिन्हें बुलाया गया था लेकिन नहीं आ रहे हैं, और कौन रूठ गया है। बहुत से फूफा भी बन जाते हैं जो रूठ जाते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं, सबसे पहले इस टेबल पर चलते हैं जहां बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस डिनर में शामिल हो रहे हैं। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हो रहे हैं इसमें। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी भी पहुंचे। अब देखिए, विपक्षी नेता
जिन्हें बुलाया गया इस डिनर के लिए एमके स्टालिन भी पहुंचे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल डिनर में शामिल हो रहे हैं। बिहार के सीएम, तस्वीर मैंने आपको दिखाई, नीतीश कुमार भी इस डिनर में पहुंच रहे हैं और ममता बनर्जी भी डिनर के लिए पहुंच रही हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री भी इस न्योते में पहुंच रहे हैं। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं। लेकिन कौन नहीं आ रहा है और क्यों नहीं आ रहा है ये आगे बताऊंगा। सोचिए, ममता बनर्जी भी गई हैं, नीतीश कुमार भी गए हैं, अरविंद केजरीवाल भी गए, एमके स्टालिन भी गए। ये विरोधी नेता है, इंडिया अलायंस के नेता है, इनके लिए देश इंपॉर्टेंट है। G20 की बैठक में गए। लेकिन अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं आए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी नहीं आए। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया भी नहीं आए, यानी जहां जहां कांग्रेस की सरकार है उनके सीएम नहीं आए। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव भी नहीं आए और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी भी नहीं पहुंचे हैं। अब पूर्व प्रधानमंत्रियों को बुलाया गया था, जिसमें जो है मनमोहन सिंह साहब, जिनका स्वास्थ्य खराब है, वो भी नहीं आ रहे हैं। HD देवेगौड़ा अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो भी नहीं आ रहे हैं। तो ये लोग पहुंच रहे हैं और इतने लोग नहीं पहुंच रहे हैं। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो नहीं आ रहे हैं, भूपेश बघेल, ना आने पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, इसके पहले इंदिरा जी 40 साल पहले 100 राष्ट्र के उसके राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री आए थे। ये तो 20 में उसमें भी कुछ लोग नहीं आए हैं और उसमें भी विपक्षी नेताओं को आमंत्रित नहीं किए हैं, जिसमें खड़गे शामिल हैं। तो ये प्रचार प्रसार करने का एक तरीका है। अभी तक के तो उस बैठक का कोई रिजल्ट दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन अब आने वाले समय में क्या बैठक का रिजल्ट निकलता है वो देखेंगे। अब सोचिए जरा, कांग्रेस के मुख्यमंत्री क्यों नाराज हैं? कांग्रेस के मुख्यमंत्री इसलिए नाराज हैं कि उनके अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। वो कह रहे हैं हमारे अध्यक्ष को नहीं बुलाया तो हम नहीं जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया तो कांग्रेस पार्टी ने हंगामा कर दिया, जबकि इस डिनर में सिर्फ मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था। इसीलिए अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को बुलाया गया था। जेपी नड्डा को भी नहीं बुलाया गया, किसी राजनीतिक दल के नेता को नहीं बुलाया गया, न जेपी नड्डा को बुलाया गया, न अखिलेश यादव को बुलाया गया और इसीलिए ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया। लेकिन कांग्रेस देखिए क्या हंगामा काट रही है। कांग्रेस बवाल कर रही है कि हमें सम्मान नहीं दिया, हमारे अध्यक्ष को नहीं बुलाया। देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, नहीं बुलाया। अब तस्वीर ही देख सकते हैं घर से जो नहीं आए हैं। कांग्रेस कह रही है खड़गे को ना बुलाने पर कांग्रेस का विरोध है। कहा है ऐसा वही संभव है जहां लोकतंत्र नहीं है। विपक्ष के नेता को ना बुलाना तानाशाही है, कांग्रेस कह रही है। सरकार को असहमति का सम्मान करना चाहिए। खड़गे के ना बुलाने का पर विरोध, लेकिन कांग्रेस के सीएम न्योते पर भी नहीं आए। बड़ी बात यह है कि खड़गे साहब को नहीं बुलाया गया तो नहीं आए, लेकिन इस पर नाराज है। लेकिन जिन मुख्यमंत्री को बुलाया गया वो भी नहीं आए। गहलोत बघेल ने कहा है कि दिल्ली में पाबंदी की वजह से नहीं आए। वो कह रहे हैं दिल्ली में विमान नहीं उतर सकता इसलिए नहीं आए हैं, हमारे विमान और हेलीकॉप्टर को मंजूरी नहीं मिली। सवाल यह है कि फिर योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहान, ममता बनर्जी, ये सब कैसे आए यहां? बीजेपी कह रही G20 पर पूरे देश के लिए गौरव और इतिहास का क्षण है। G20 भारतीय लोकतंत्र का यह सबसे बड़ा आयोजन है, इसमें किसी पार्टी अध्यक्ष को न्योता नहीं दिया गया है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी न्योता नहीं दिया गया है। सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को ही निमंत्रण दिया गया था। गृह मंत्रालय ने कहा मुख्यमंत्रियों के विमान पर कोई रोक नहीं थी, सिर्फ कांग्रेस के सीएम के लिए कैसे पाबंदी हो सकती है भला? नीतीश और हेमंत सोरेन पाबंदी के बाद भी कैसे आ गए? फिर बीजेपी ये बात कह रही, सुनिए बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी क्या कह रहे हैं। तो राहुल गांधी ने कहा है कि जो डिनर हो रहा है कम से कम उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष है खड़गे उनको बुलाना चाहिए था कि किसी तरह से जो इतने बड़े सम्मेलन। देखिए एक चीज बताया, अभी तो वो डिनर जो है वो भारत के लोग जो है सम्मान कर रहे हैं, ये विदेश में बैठ करके भारत का अपमान में करने में लगे हुए हैं। और ये जो चंडाल चौकड़ी है इसकी धमा चौकड़ी जो है वो हमेशा तब शुरू होती है जब देश की धाक धवल बढ़ती है। अब आइए आपको बताता हूं, खड़गे जी को नहीं बुलाया गया, बहुत नाराज है कांग्रेस पार्टी, नाराज है। राहुल गांधी विदेश में थे, राहुल गांधी विदेश से कह रहे हैं मेरे नेता को नहीं बुलाया,
लेकिन बड़ा दिलचस्प है, खड़गे को नहीं बुलाया तो हंगामा हो गया। लेकिन आप याद करिए, बीजेपी कह रही है, विरोधी कह रहे हैं, 15 अगस्त आपको याद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त पर पहुंचे, देश के बड़े बड़े नेता 15 अगस्त पर पहुंचे, लेकिन खड़गे जी 15 अगस्त पर नहीं पहुंचे। देश का जो सबसे बड़ा पर्व है, अगली तस्वीर दिखाइए, खड़गे जी की कुर्सी खाली थी। खड़गे जी 15 अगस्त पर नहीं पहुंचे, जहां इनवाइटेड थे, बुलाया गया था, विपक्ष के नेता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर नहीं पहुंचे, कुर्सी खाली थी। लेकिन G20 में नहीं बुलाया गया तो नाराज है, हंगामा है। अगली तस्वीर दिखाइए। लेकिन खड़गे जी 15 अगस्त को झंडा फहरा रहे थे पार्टी दफ्तर पे, अपने मतलब 15 अगस्त पर लाल किले नहीं पहुंचे। अब सवाल बड़ा यह है कि बीजेपी सवाल कर रही है इसीलिए कि जब आपको बुलाया गया था तो आप गए नहीं, और जब नहीं बुलाया गया तो आप हंगामा कर रहे हैं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह 15 अगस्त को झंडा फहरा रहे थे खड़गे साहब और लाल किले पर कुर्सी खाली थी। 15 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता दिया गया था, लेकिन लाल किले के उस कार्यक्रम से खड़गे ने दूरी बना ली। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में उनकी कुर्सी खाली रही, क्योंकि पहले से न आने की कोई जानकारी नहीं दी थी उन्होंने। उन पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बहिष्कार के आरोप लगे। बाद में खड़गे ने सफाई दी, खुद ही सफाई में कहा सुरक्षा की वजह से वो लाल किले नहीं गए, क्योंकि चेकिंग बहुत होती है। मुझे कांग्रेस दफ्तर में भी झंडा फहराना था, खड़गे साहब ने कहा, और मैं पीएम के जाने से पहले वहां से निकल नहीं पाता, फंस जाता, इसलिए नहीं गया। मतलब खड़गे ने 15 अगस्त में सुरक्षा का हवाला दिया था और नहीं आए। अब उस लिहाज से आप सोचिए, G20 में तो बहुत तगड़ी सुरक्षा है, विरोधी कह रहे हैं वहां सुरक्षा का हवाला था, यहां सोचिए कितनी बड़ी सुरक्षा है। यहां तो जमीन से आसमान तक सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी है। G20 के आयोजन में कड़ी जांच के बाद ही एंट्री मिलती है, ऐसे में तो खड़गे का आना और ज्यादा मुश्किल हो जाता। फिर ग्लोबल आयोजन पर बुलाने पर ना आना सही नहीं होता। अब खड़गे को भी जवाब मिल गया, एक तरफ उनके ना आने पर हंगामा बरपा है, इससे बेहतर जवाब क्या हो सकता है। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे नेता। वो तो मोदी जी की आदत है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे जहां लाइमलाइट हो वहां विपक्ष को बुलाया जाए। विपक्ष को न बुलाना, दुनिया भर के लोगों को बुलाना, अरबों खरबों रुपए खर्च देना, इसका हिसाब जनता को देना पड़ेगा। फिर भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ G20 चल रही है और कांग्रेस के नेता है ब्रसेल्स में जाके भारत की आलोचना कर रहे हैं। मतलब मुझे तो आश्चर्य होता है कभी कभी कांग्रेस पार्टी पर भाई। और ये I.N.D.I.A, और इसलिए मैं कहता हूं अपने भाषण में, ये लोग 28 दल इकट्ठा हुए हैं एक लहर देखते हुए। लहर भारतीय जनता पार्टी की केवल नहीं, एनडीए सरकार की केवल नहीं, लहर 140 करोड़ देश की जनता की। घमंडिया गठबंधन शून्य की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुण्य की सरकार है। चलिए, जो नहीं गए हैं उन पर तो हंगामा हो रहा। हमारे सियासी दलों को वजह चाहिए हंगामे की, लेकिन आपको डिनर के अंदर लिए चलते हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ऋषि सुनक और निर्मला सीतारमण को आप देख रहे हैं, वित्त मंत्री। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, डिनर के अंदर की तस्वीर है, भारत मंडपम के अंदर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और उनसे बात कर रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और अंदर देखिए, मेहमान से भरा हुआ अंदर जो आप देख रहे हैं पूरा ये हॉल, जिसमें खाने के इंतजाम किए गए हैं। ब्रिटेन के पीएम से बात करती हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अब आपको दिखाने जा रहा हूं, ये तो डिनर जो चल रहा है, जो तस्वीर आती जाएगी वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्या क्या बना है, क्या क्या खिलाया गया वो। लेकिन आज शुरुआत कैसे हुई, ये भारत मंडपम सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, तड़के जल्दी सुबह बाकी राष्ट्र अध्यक्ष भी पहुंचे। तो आइए अब आपको दिखाता हूं कौन कौन सुबह पहुंचे और प्रधानमंत्री ने कैसे वेलकम किया, क्या खास इंतजाम किए गए थे सुबह पहुंचने के बाद। ये देखिए जरा, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सबसे पहले मिले जो बाइडेन। जो बाइडेन के मिलने के तरीके से आपको अंदाजा होगा, ये देखिए। उसके बाद ऋषि सुनक पहुंचे, प्रधानमंत्री ने उनका वेलकम किया। अगले नेता थे मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के, प्रधानमंत्री उनसे मिले। इसके बाद आए राष्ट्रपति यूएई के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान,
उनको रिसीव किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये सारे नेता अंदर जो जा रहे हैं G20 समिट में शामिल होने जा रहे हैं। अगली थी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। उसके बाद आए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, प्रधानमंत्री ने वेलकम किया। और ये जो आप देख रहे हैं ये जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ शोल्स, प्रधानमंत्री ने उनका भी वेलकम किया। इसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन की एंट्री हुई। अगला नाम था चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग, उनका वेलकम किया पीएम मोदी ने। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पहुंची G20 में भारत मंडपम में, और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज पहुंचे। और आप खास चीज जो आप देख रहे हैं, जहां खड़े हैं ये नेता, पीछे आपको एक चक्र नजर आ रहा है, गोल चक्र। यह चक्र क्या है सोचिए जरा, क्यों खासतौर पर इसे उस बैकड्रॉप में उस पीछे लगवाया गया जहां दुनिया के सारे बड़े नेता पहुंच रहे हैं। आज पूरे दिन इस चक्र को लेकर बहुत चर्चा हुई कि यह पीछे क्या बना हुआ है, कौन सा पहिया है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाइडेन से बात कर रहे हैं, उन्हें दिखा भी रहे हैं। वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अगर बाइडेन की वो तस्वीर है जिसमें बाइडेन दिखा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये कोणार्क, फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है और वहां आप देख रहे हैं जो चक्र बना हुआ है, ये चक्र नजर आ रहा है, यही प्रधानमंत्री ने बैकड्रॉप में पीछे बनवाया था। आइए आपको बताता हूं कि आखिर वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो बाइडेन को प्रधानमंत्री समझाते रहे, दिखाते रहे। वो तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीर नहीं है, माफ कीजिएगा। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं मैं कि कोणार्क का जो मंदिर है उसकी क्या खासियत है। प्रधानमंत्री जो बाइडेन से जब मिले तो जो बाइडेन को भी वो दिखा रहे थे, तस्वीर देख रहे हैं, यही तस्वीर मैं दिखाना चाह रहा था आपको, इसके विजुअल्स। ये जो आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाइडेन को बताया इस चक्र के बारे में, ये पीछे क्या लगा हुआ है। अब ये मंदिर आप देख रहे हैं, उड़ीसा का मंदिर है, इसमें आपको वही नजर आ रहा है। अब इसकी खासियत दिखाते हैं। प्रधानमंत्री का मकसद होता है देश की संस्कृति सभ्यता से जुड़ी हुई चीजों को दिल्ली तक लेकर आएं, विदेश से आ रहे मेहमानों से रूबरू कराएं, जिससे वो भारत की संस्कृति और सभ्यता के बारे में जाने समझे भी। भारत मंडपम में यह कोणार्क चक्र लगा हुआ, इस चक्र का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। राजा नरसिम्हादेव प्रथम के राज में यह बनाया गया था। और आपको बताऊं, ओडिशा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में इसका निर्माण हुआ। साथ ही साथ इस चक्र को भारत की सांस्कृतिक धरोहर भी माना जाता है। भारत के प्राचीन ज्ञान, उन्नत सभ्यता का यह प्रतीक है। भारत के वास्तुशिल्प की उत्कृष्ट कला का भी यह नमूना है। कोणार्क चक्र की घूमती गति समय को दर्शाती है। यह जो चक्र घूमता हुआ नजर आए तो यह समय को उस दौर में दर्शाता था। काल चक्र के साथ प्रगति और निरंतर परिवर्तन का प्रतीक भी यह चक्र है। यह चक्र लोकतंत्र के पहिए का शक्तिशाली प्रतीक है। लोकतांत्रिक आदर्शों के लचीलेपन को भी यह दर्शाता है, साथ ही समाज की प्रगति में के प्रति प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। यह सारी खासियत है इसकी। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं अमेरिकी प्रवक्ता मार्गरेट। बहुत अच्छा लगता है, बहुत शानदार मेज़बानी कर रहे हैं और इंडिया के पूरे विविधता दिखा रहे हैं। हमारे नेताओं के बीच में एक वार्म रिलेशनशिप है। मेरा ख्याल में कि ना सिर्फ हमारे नेताओं बल्कि हमारे पीपल टू पीपल में भी काफ़ी अच्छे अच्छे संबंध है। और हम ये भी कह रहे हैं कि इंडियन अमेरिकन एक लिविंग ब्रिज है जो हमारे जो इंडिया के स्वाद अमेरिका को डाला और हमारे रिश्ता काफ़ी करीब रखते हैं। अभी आपने देख लिया भारत और अमेरिका के रिश्तों पर क्या कह रहे हैं प्रवक्ता। डिनर जो चल रहा है उसकी तस्वीर एक और आई आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को आप देख रहे हैं। जनरल वीके सिंह जो मंत्री हैं और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री खड़ी हैं। अनुराग ठाकुर को आप देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री। ये डिनर के अंदर की तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। बहरहाल अब मैं आपको दिखाता हूं G20 जो आज हो रही थी दिन में, वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये G20 समिट की तस्वीर है। इस हॉल में ये G20 समिट हो रही थी और यहां एक बहुत बड़ा काम हिंदुस्तान ने किया है। भारत ने वो कर दिखाया है जो अब तक शायद कोई नहीं कर पाया। भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का हिस्सा बनाया जिसके अंदर 55 देश हैं। प्रधानमंत्री ने कैसे वेलकम किया जरा वो सुनिए। पहले प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता
दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसी, यूनियन के हेड को विदेश मंत्री रिसीव करने जा रहे हैं। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने गले लगाया उन्हें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का हिस्सा बनाया है, उसका प्रस्ताव रखा। वो तस्वीर भी आपने देखी और यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है। G20 में भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। अफ्रीकी संघ G20 का स्थायी सदस्य बन गया है। पीएम मोदी ने इसकी पहल की थी। G20 की बैठक के दौरान मोदी ने इसका ऐलान किया। आप सभी की सहमति के साथ आज से अफ्रीकी यूनियन G20 का स्थायी सदस्य बनने जा रहा है। मोदी की घोषणा के बाद तमाम नेताओं ने तालियां बजाई, वो आपने देखा। इसके बाद विदेश मंत्री अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष को मंच पर लेकर आए। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाए। तस्वीर आप देख रहे हैं। अफ्रीकन यूनियन के स्थायी सदस्य बनने से 55 देशों को फायदा होगा। अफ्रीकन यूनियन की स्थापना 26 मई 2001 को हुई थी। 2002 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में इसे लॉन्च किया गया था और G20 का दायरा भी बढ़कर अब 21 देशों का हो गया है। अफ्रीकी यूनियन भी उसमें शामिल है, जैसे यूरोपियन यूनियन उसका हिस्सा है। अब आपको दिखाने जा रहा हूं G20 में एक और अलग चीज देखने को मिली जिस पर पूरे देश में बात हो रही है। वो चीज आखिर क्या है? वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को, फिर मैं बताऊंगा इसमें क्या खास है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। इस तस्वीर में खास यह है, यह तस्वीर तो आपने प्रधानमंत्री की बहुत से प्रोग्राम में देखी होगी, लेकिन प्रधानमंत्री के आगे जो प्लेट लगी है जिसमें देश का नाम लिखा है, उसमें आपको जो लिखा दिख रहा है वो इससे पहले नहीं दिखा। लिखा हुआ है भारत, यानी प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यह लिखा हुआ है। इसका जो मतलब और मायने वो बहुत अलग हो जाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके बाद फौरन क्या नेताओं ने लिखा है। यह आप देख रहे हैं पीएम मोदी के आगे देखिए जो प्लेट रखी हुई है, नेम प्लेट, उस पर लिखा हुआ है भारत। अब इधर देखिए, इस पर ट्वीट किया केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने, उम्मीद और विश्वास का नया नाम भारत है। इशारा इसी तरफ था। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री, उन्होंने लिखा यही समय है, सही समय है, यह भारत का समय है, वो लिख रहे हैं। अब यह खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि मैं आपको बताऊं इससे पहले क्या लिखा जाता था। अगली तस्वीर दिखाइए। यह आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं और आगे जो प्लेट लगी है इंडिया लिखा जाता था। इस इंडिया की जगह अब भारत लिखा जा रहा है, इसलिए यह खबर है। अब आपको बताऊं कि नाम को लेकर पिछले कई दिनों से हंगामा हो रहा था, कब कौन सा नाम आया, नामों के बारे में इतिहास क्या कहता है, जल्दी से संक्षेप में आपको जानकारी दे दूं कौन सा नाम कब आया। साल 440 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 440 साल पहले इंडिया नाम आया। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने इसका जिक्र किया है इंडिया शब्द का 440 ईसा पूर्व। एशिया के पूर्व में जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है, इंडिया उसके सबसे करीब है, यह उन्होंने लिखा। 300 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के पैदा होने के 300 साल पहले इंडिया और इंडिके शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इंडिया जो पूर्व और दक्षिण में समुद्र से घिरा हुआ है, पश्चिम में सिंध नदी से लगा देश, उत्तर में पर्वत से घिरा हुआ है। और यह इतिहासकारों ने जब लिखा, जो मैं आपको हवाला दे रहा हूं, इतिहासकारों ने जब लिखा, उन्होंने उनकी किताबों से यह नाम मिलता है। इसका मतलब यह बताते हैं कि ईसा, इतने ईसा पूर्व 400 450 साल
ईसा पूर्व इंडिया शब्द का इस्तेमाल होता था। 262 ईस्वी में हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल हुआ। ईरान के शिलालेख में हिंदुस्तान का जिक्र है। और इससे पहले आपको बताऊं, जो भारतवर्ष है, पहली शताब्दी ईसा पूर्व, विष्णु पुराण में भारतवर्ष का जिक्र है और इसमें समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में यह लिखा हुआ जो देश है उसे भारत कहते हैं। अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा इस पर। अब हंगामा होना लाजमी था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे भारत लिखा था। हर चीज पर सियासत भी करनी है। क्या कह रहे हैं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और रामदास अठावले? भारत दैट इज इंडिया, ये तो ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि मुंबई मीटिंग हो रही थी, ये शगुफे छोड़े गए। अगर आप भारत की बात करते हो तो आपने इंडिया का अपमान किया। उस समय आप कहाँ थे? खेलो इंडिया, जागो इंडिया, सो इंडिया, सब तो इंडिया इंडिया आप ही कर रहे थे। आज हमारा नाम इंडिया हो गया गठबंधन का, तो आप इंडिया हटा देंगे भारत से, भारत की पहचान खत्म कर देंगे विश्व में। मतलब भारत ये हमारा पहला ओरिजिनल नाम है। इंडिया तो बाद में इंग्लिश नाम आया और भारत को हम मतलब भूल रहे थे, लेकिन भारत को भूलना तो मुश्किल है। हम भारतीय है, भारत है, इसका हमें अभिमान है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी मतलब हमारी शपथ उसमें हम लेते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत लिखने में कोई बहुत ही अच्छी बात है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने इंडिया के बजाय भारत था, तो ये बहुत बड़ी गौरव की बात है। और कंट्रोवर्सी तो कोई भी इशू पर की जा सकती है, लेकिन कंट्रोवर्सी का विषय नहीं है। अब आपको बताने जा रहा हूं आज कौन सी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आज जो बैठक हुई G20 की, इस बैठक से क्या निकल कर आया? वैसे भारत पर जो बात हो रही थी, आज के जो डिक्लेरेशन, जो चीजें प्रस्ताव में आई, उसमें लगभग 5 बार भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इंडिया नहीं, भारत। यह आप देख रहे हैं G20 की भव्य समिट। G20 घोषणा पत्र पर सहमति बनी है। घोषणा पत्र में 9 बार आतंकवाद का जिक्र है। बहुत से देशों को चुभा होगा यह शब्द। 4 बार यूक्रेन का जिक्र है। यूक्रेन के संदर्भ में रूस का नाम नहीं है। अमेरिका, यूरोप रूस के खिलाफ कड़ी भाषा चाहते थे। रूस और चीन जंग के जिक्र का विरोध कर रहे थे। ऐसे में घोषणा पत्र पर सहमति बड़ी सफलता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान आया, वो बाली था, ये दिल्ली है। एस जयशंकर ने कहा 37 पेज के घोषणा पत्र में आतंकवाद की निंदा की गई है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का संदेश दिया गया है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया है। 2030 तक सतत विकास का लक्ष्य है। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है। आइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुन लिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो गई। जी हां, चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी हुई है एक करप्शन के मामले में। आंध्र में चंद्रबाबू नायडू अरेस्ट कर लिए गए। तस्वीर आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। चंद्रबाबू नायडू को सीआईडी की टीम ने गिरफ्तार किया है। सीआईडी की टीम पहुंची, भ्रष्टाचार के मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। सीआईडी की टीम सवाल जवाब कर रही है। चंद्रबाबू नायडू के चेहरे से, बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल रहा होगा, उन्हें अंदाजा है कि वो फंस चुके हैं। अगली तस्वीर प्ले कीजिए जरा। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया गया। उनका मेडिकल हो रहा है, बीपी चेक हो रहा है। चंद्रबाबू नायडू का ब्लड प्रेशर नापा जा रहा है। गिरफ्तारी से पहले इस तरह के मेडिकल होते। अब आपको बताता हूं आखिर चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी क्यों हुई है। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के पीछे वजह है, यह तस्वीर आप देख रहे हैं उनकी गिरफ्तारी की। भ्रष्टाचार केस में नायडू गिरफ्तार हुए हैं। करप्शन का केस उनके ऊपर है। नंद दयाल के वजह से
गिरफ्तारी हुई है। करप्शन का केस क्या है? सीआईडी ने सुबह 6 बजे उन्हें गिरफ्तार किया है और तब नायडू एक बस में आराम फरमा रहे थे जिस वक्त, और एक जनसभा के बाद आराम कर रहे थे नायडू। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। पुलिस ने पहले 3 बजे गिरफ्तारी की कोशिश की। उनकी गिरफ्तारी के लिए कुरनूल के डीआईजी खुद पहुंचे थे। चंद्रबाबू नायडू के टीडीपी कार्यकर्ताओं ने वहां हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सुबह 6 बजे गिरफ्तारी की गई और नायडू पर कई धाराएं भी लगाई गई हैं। इनमें 3 प्रमुख धाराएं लगाई गई हैं। कौन कौन सी? धारा 120B यानी आपराधिक साजिश, इसके अलावा प्लीज फास्ट मूव कीजिए, धारा 420 धोखाधड़ी, धारा 465 जालसाजी और इसके अलावा कई और धाराएं लगाई गई हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी लगी हैं। गिरफ्तारी के बाद मेडिकल चेकअप कराया गया चंद्रबाबू नायडू का, जिसके बाद उन्हें विजयवाड़ा ले जाया गया है। विजयवाड़ा में उन्हें कोर्ट में पेश करना है। कोर्ट में सोमवार को अब सुनवाई होगी इस मामले में। शनिवार और रविवार को छुट्टी है। इस बीच नायडू के बेटे पर भी शिकंजा कस गया है। नायडू के बेटे नारा लोकेश हिरासत में लिए गए हैं। उन्हें ईस्ट गोदावरी से हिरासत में लिया गया है। पिता की गिरफ्तारी के बाद वो प्रदर्शन कर रहे थे। लोकेश ईस्ट गोदावरी में पदयात्रा कर रहे थे। लोकेश विजयवाड़ा जाने की कोशिश में थे। आइए आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं प्रेम कुमार जैन और अठावले। 40 साल के राजनीतिक कैरियर के अंदर चंद्रबाबू नायडू साहब के ऊपर कभी भी कोई आरोप इस तरह का नहीं लगा है। ये वाईएसआरसीपी की एक घटिया राजनीति है। ये राजनीति प्रोपेगेंडा है जिसके अंतर्गत उनको इस तरीके से अरेस्ट किया गया है। किसी भी गिरफ्तारी से पहले उसको रीजन बताया जाता है कि किस वजह से किया जाता है। यहाँ पर ना कोई रीजन बताया गया, ना कोई अरेस्ट वारंट है, उसके बाद भी उनको अरेस्ट किया गया। हाँ, चंद्रबाबू नायडू ये मतलब आंध्र प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। राजनीति में उनका बहुत ही बड़ा योगदान था। लेकिन अभी जो सीआईडी की इंक्वायरी जो चल रही थी, कोई करप्शन के चार्जेस उनमें थे। अब आपको बताता हूं कि किस मामले में चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी हुई है। क्या है करप्शन का मामला? देखिए जरा ग्राफिक्स प्ले कीजिए प्लीज। जो आरोप लगे हैं चंद्रबाबू नायडू पर, 2016 में नायडू ने एक कॉरपोरेशन बनाया था और आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन था। स्किल डेवलपमेंट मतलब लोगों को स्किल करना था, हुनरमंद बनाना था। कॉरपोरेशन का काम युवाओं को ट्रेनिंग देना था। उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनका स्किल डेवलपमेंट हो सके, रोजगार उन्हें मिल सके। कॉरपोरेशन ने 3300 करोड़ की योजना बनाई। इसके लिए टेक कंपनियों से समझौते किए गए। ये तकनीकी कंपनियां उन्हें ट्रेन करेंगी। 10% राज्य सरकारों को देना था और 90% कंपनियों को लगाना था। हुआ क्या? नायडू सरकार ने 371 करोड़ रुपए दे दिए और कंपनियों ने कोई निवेश नहीं किया, कोई स्क्रूटनी नहीं, कोई जांच नहीं, कुछ नहीं की नायडू सरकार ने, बल्कि सरकार के पैसे को कहीं और लगा दिया इन कंपनियों ने। सीआईडी को 2018 में इसकी शिकायत मिली। क्या यह मिली भगत के साथ कंपनियों ने किया था? 371 करोड़ का मामला था। तब नायडू की सरकार थी, जांच रोक दी गई, सबूतों से भी छेड़छाड़ की कोशिश की गई उस दौरान। लेकिन इस साल सीआईडी ने जांच को आगे बढ़ाया है क्योंकि 2019 में जगन मोहन की सरकार आ गई। आरोप है कि नायडू की मिलीभगत से सब कुछ हुआ है। आरोप यह भी है कि कैबिनेट की मंजूरी नहीं ली गई थी। सरकार ने बिना टेंडर के प्रोजेक्ट शुरू किया था। अब इसके पीछे सियासत भी है। चंद्रबाबू नायडू बीजेपी से नजदीकी चाहते हैं। जगन मोहन रेड्डी के रिश्ते भी अच्छे हैं। तो चंद्रबाबू नायडू फिलहाल गिरफ्त में है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।